सबों को नमस्कार। मैं सुबोध कुमार सिंह आप सबों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए बनाया हूं। क्लास 10 में इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, मात्र 16 नंबर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को सबसे पहले बोर्ड पर पहले से लिख कर रखा हूं, आप देख सकते हो। इसमें आपको मोटे तौर पर 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है वो विकास, डेवलपमेंट। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या यूं कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। चौथा वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। और पांचवा जो चैप्टर है वो है उपभोक्ता के अधिकार, कंज्यूमर्स राइट। इसमें मैंने नंबर भी डिस्प्ले किया है, किस चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग नंबर पर विशेष ध्यान ना देंगे, किससे कितना नंबर पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस में जितने मार्क्स मेंशन किए जाते हैं कि इस चैप्टर से इतने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कभी कभार उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हैं कि पहला जो मेरा चैप्टर है क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में, वो विकास है, डेवलपमेंट। एक चीज मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आप उम्मीद करें कि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे और भी इससे अच्छा वीडियो मिलता रहे, तो एक बार इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। तो पहला जो चैप्टर है वो विकास, डेवलपमेंट। ये ऐसा शब्द है जिससे आप सब परिचित होंगे, ये कोई नया शब्द नहीं है। अक्सर ये शब्द यूज होते हैं, आप भी यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं। विकास होता क्या है? मोटे तौर पर मैं बोर्ड पर कुछ आकृति के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, पहले उसका आकार ये था, कुछ समय पश्चात उसका आकार ये हो जाता है, फिर ऐसा होता चला जाता है। तो यहां इसके आकार में हम वृद्धि देख रहे हैं। इसका मतलब है कि उस वस्तु में या वो जो भी चीज है उसका विकास हो रहा है, वो बढ़ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी लंबाई पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहां पर भी विकास हो रहा है। विकास को हम कई चीजों से जोड़ कर देख सकते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे किसी के मुंह से कि उसका शारीरिक विकास तेजी से हुआ है, किसी का शारीरिक विकास कम होता है,
किसी में तो विकास हो भी नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, वो बहुत तेजी से उसका लंबाई बढ़ रहा हो, उसका मसल्स पावर बढ़ रहा हो, उसकी ताकत बढ़ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि उसकी शारीरिक विकास हो रही है। विकास को केवल शरीर से नहीं जोड़ करके देख सकते हैं, इसको हम कई चीजों से जोड़ करके देख सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी विकास होता है, सामाजिक क्षेत्र में विकास होता है, आर्थिक क्षेत्र में विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो कई जगह विकास देखने को मिलता है और ज्यादा करके हम विकास को सकारात्मक रूप से लेते हैं। ऐसे तो अभी के समय में कोरोना का भी विकास हो रहा है, लेकिन इसे हम नकारात्मक रूप में लेंगे, लेकिन हो रहा है, इसका भी विकास हो रहा है। ये भी तेजी से फैलता जा रहा है। पहले तो था ही नहीं, फिर एक में आया, एक से कितनों में आता चला गया। आज पूरी दुनिया में इसका आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। तो विकास के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो कई क्षेत्रों में तो विकास होता है। जैसे राजनीतिक विकास की बात की है कि मान लेते हैं कि कोई पार्टी की स्थापना होती है। स्थापना के समय उसके कार्यकर्ताओं की संख्या, उसके फॉलोअर की संख्या, उसके नेताओं की संख्या बहुत कम है, गिने चुने हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, चुनाव दर चुनाव, अगर उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक, उसके फॉलोअर और जो चुनाव में जो एमपी और एमएलए का चुनाव होता है, तो उसमें उसकी सीटें बढ़ती चली जाएं, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर उस पार्टी का विकास हो रहा है। विकास का उल्टा उसमें ह्रास भी हो सकता है। अगर कोई पार्टी धीरे धीरे अपने कार्यकर्ताओं को खोता चला जाए, अपने फॉलोअर को खोता चला जाए, सीटें कम होती चली जाएं, इसका मतलब उसका विकास नहीं हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। अभी देश में अगर दो पार्टियों की बात किया जाए, तो एक पार्टी है जिसका कि जैसे मुझे जो याद है, शायद 1982 के पहले चुनाव में 2 सीटें आई थी और आज के समय में कितने सीटें हैं। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसका कि पूरे देश में काफी सांसद, विधायक हुआ करता था, प्रधानमंत्री उसके हुआ करते थे, आज उसकी संख्या घटती जा रही है। तो ये विकास का उल्टा हुआ। इसी प्रकार सामाजिक विकास भी होता है। अगर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सुविधाओं से वो वंचित है, समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, उन्हें अधिकारें नहीं मिल पाई हैं, हाशिए पर हैं, लेकिन समय के साथ अगर उन्हें अधिकार मिलता जाए, वो भी मुख्य धारा से जुड़ता चला जाए, समाज में उसे एक उचित स्थान मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसका सामाजिक विकास हुआ है। वैसा ही आर्थिक विकास होता है। और चूंकि इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से आर्थिक विकास के बारे में ही चर्चा करना है कि आर्थिक विकास होता क्या है, तो इसके बारे में अलग अलग मापदंड हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। अर्थशास्त्रियों में भी आर्थिक विकास को लेकर के अलग अलग सोच है, किसी का कुछ कहना, किसी का कुछ कहना है। जैसे वर्ल्ड बैंक के मापदंड को देखा जाए, तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाए या किसी देश की आय बढ़ जाए, तो यानी राष्ट्रीय आय, तो इसका मतलब है कि उस देश का विकास हुआ है। लेकिन वहीं पर यूएनडीपी, यूनाइटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक संस्था है,
उस संस्था की बात किया जाए तो उसका कहना है कि जब एक व्यक्ति या समाज या देश, वो मुख्य रूप से देश को लेकर के चलता है, जब किसी देश में आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर सबों में सुधार हो, बढ़ोतरी हो, तो इसका मतलब है कि उसका आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये विकास को लेकर के हम दो तरह की बातें सुनते हैं। कभी कभी सुनते हैं आर्थिक वृद्धि और कभी सुनते हैं आर्थिक विकास। ये आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या एक ही चीज है? बहुतों को लगता है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक ही चीज है, और बहुत हद तक समानता दर्शाने का प्रयास भी बहुतों के द्वारा किया गया है। लेकिन फिर भी मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये क्लास 10 के बच्चों को ध्यान में रखकर वीडियो बना रहा हूं। तो संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूंगा कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि भी इसे कह सकते हैं, और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आप जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में। यहां पर आप देखें आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक धारणा है। आर्थिक वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक धारणा है जिसका संबंध सामान्य रूप से किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अथवा राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से है। मैंने अभी ही बताया था, ये वर्ल्ड बैंक का थॉट है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसे आर्थिक विकास में ना रखकर इसे आर्थिक वृद्धि में रखा है। तो ये एक मात्रात्मक धारणा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। यानी कि अगर उत्पादन बढ़ जाए, किसी चीज की मात्रा बढ़ जाए, मात्रा क्या, पैसे को भी मात्रा के रूप में ले रहे हैं कि अगर किसी के पास 2 पैसे हैं वो 4 पैसे में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। आज लाखपति है, कल करोड़पति हो जाए। देश की आय आज के समय में $2 ट्रिलियन है, आगे वाले वर्षों में ये 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन, जैसा कि मोदी जी की कल्पना थी कि 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाना है। हालांकि ये कोरोना के कारण अब असंभव प्रतीत हो रहा है। खैर ये बात की बात है। तो जब ये मात्रात्मक अप्रोच है कि देश की आय, राष्ट्रीय आय इस वर्ष इतनी है, $2 ट्रिलियन है, अगले वर्ष ये $3 ट्रिलियन हो जाए, उसके अगले वर्ष ये $5 ट्रिलियन हो जाए, तो इसका मतलब है कि देश का वो आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार हम पाते हैं क्या कि ये एक संकुचित धारणा है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आय की बात कर रहे हैं, केवल उत्पादन की बात कर रहे हैं। उत्पादन ही आय है। आप लोग को आगे जाके बताऊंगा कि आय होता क्या है। जो जितना प्रोडक्शन करता है वही उसकी आय होती है। वहीं जो दूसरा अप्रोच है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? तो ये एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कथन है। थोड़ा लाइटिंग में प्रॉब्लम है, ब्रेक, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ, तो जैसा मैं बात कर रहा था आर्थिक विकास के बारे में, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसका संबंध जो है वो आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर सबों से है। इसमें हम पूरे समाज को, पूरे देश को लेकर के चलते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है, आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इसका संबंध राष्ट्रीय आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर इत्यादि में होने वाले सुधार से है। और ये जो है आर्थिक विकास, ये आर्थिक वृद्धि के तुलना में ज्यादा ही विस्तृत माना जाता है। इसका जो कंसेप्ट है वो ब्रॉडर है। किससे?
आर्थिक वृद्धि से। आप लोग क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस पर गौर नहीं करना है, इस पॉइंट पर गौर करना है, इसको जानना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पॉइंट निकल करके आता है वो आता है राष्ट्रीय आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इन पहलुओं पर थोड़ी बात करनी है। जैसे मैंने बोला कि राष्ट्रीय आय में सुधार, देश की आय बढ़ जाए, देश की आय मान लेते हैं इस वर्ष $2 ट्रिलियन है, अगले वर्ष $3 ट्रिलियन हो जाए, तो ये आपके राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दिखाएगा। शिक्षा में क्या समझते हैं? अगर शिक्षा की बात करें तो इसमें दो पहलू आएंगे। शिक्षा के बारे में बात करें तो दो पहलू आएंगे। एक इसमें आप साक्षरता को ले लेंगे, लिटरेसी, और इसमें बच्चों की कक्षाओं में उपस्थिति की दर। एक साक्षरता और बच्चों की कक्षाओं में उपस्थिति की दर, स्कूलों में उपस्थिति की दर। साक्षरता क्या होता है? मोटे तौर पर समझना है, 7 साल से अधिक उम्र के, इसमें 7 साल से नीचे के बच्चे को शामिल नहीं किया जाता है। 7 साल से अधिक उम्र जिनका भी हुआ, अगर वो व्यक्ति सामान्य जानकारी रखता हो, जिसमें पढ़ना, लिखना और बेसिक कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव गुणा, तो अगर वो सामान्य जानकारी रखता हो, पढ़ना, लिखना और बेसिक कैलकुलेशन करना जानता हो, तो हम उसे साक्षर मान सकते हैं। अभी के समय में अगर भारत में साक्षरता की दर को देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं, ये ओवरऑल एवरेज जो साक्षरता दर है वो 74.04%, यानी कि 100 में लगभग 74.5 आदमी, 74 आदमी, 74.5 नहीं क्योंकि 0.04 है, तो लगभग 74 आदमी, 74 आदमी ही पढ़ने लिखने जानते हैं, साक्षर है, बेसिक कैलकुलेशन जानते हैं। यानी कि अभी भी लगभग 26, हर 100 में 26 आदमी अशिक्षित हैं, वो शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है। वहीं पर बात अगर करें बच्चों की कक्षाओं में उपस्थिति, तो किसी भी इलाके में ये 100 में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी संख्या को देखा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे क्या कि जो क्षेत्र पीछे होगा, बैकवर्ड होगा, पिछड़ा होगा, वहां साक्षरता की दर भी कम होगी और बच्चों की उपस्थिति की दर भी कम होगी। लेकिन जो देश, जो राज्य विकास किया है, तो वहां पर यह भी आप देखेंगे कि वहां जो है ये शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतर हुआ है। आप अपने ही देश में ले लें, बिहार जैसे राज्य में, झारखंड जैसे राज्य में साक्षरता की दर बहुत कम है, बच्चों के स्कूल में अटेंडेंस रेट बहुत कम है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे केरला, पंजाब, दिल्ली, ऐसे राज्यों में आपको साक्षरता की दर भी अधिक मिलेगी और बच्चों का अटेंडेंस रेट भी अधिक देखने को मिलेगा। तो मेरा यहां पर शिक्षा पे फोकस करना था कि शिक्षा में भी अगर आमूलचूल परिवर्तन हो, सुधार हो, तो वो भी एक विकास के पहलू है, लक्ष्य है, उसको भी हमको देखना है। स्वास्थ्य में क्या देखना है? स्वास्थ्य में 2 पहलू पर ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर मेंशन है
शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी। स्वास्थ्य में हेल्थ, इसके अंतर्गत भी मोटे तौर पर दो चीज को रखेंगे, एक IMR और दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी IMR और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। हम देखेंगे कोई क्षेत्र अगर पिछड़ा है तो वहां IMR हाई होगा। हालांकि आप लोग समझ रहे हैं कि हाई होना विकास, बढ़ना विकास, लेकिन कहीं कहीं कम होना भी विकास होता है। तो यहां पर IMR की बात कर रहा हूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। ये एक ऐसा रेट है, एक ऐसा दर है जो प्रति 1000 बच्चे, एक वर्ष से कम 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं उसको बताता है। जैसे मान लेते हैं देश में तो लाखों करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन हम 1000 की संख्या में इसको देखेंगे कि 1000 बच्चे में कितने बच्चे मर गए। अगर 1000 बच्चे में, जैसे कि मैं भारत का एग्जांपल दूं, अभी के समय में ये 30 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है? 30 है। यानी कि 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं और उनकी उम्र 1 साल से कम होती है, तो इस बीच में 1000 बच्चे में से 30 बच्चे जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। अब इसे प्रतिशत में देखेंगे तो 1000 में 30 है, यानी कि 100 में 3 होगा। यानी कि हर 100 बच्चे में 3 बच्चे मर जाते हैं। और इसको अगर हम पीछे जाकर के देखें, बात करें 1947 से 51 के बीच में, क्योंकि उस समय तो अक्सर मतलब प्रत्येक साल इस तरह का कोई सर्वे रिपोर्ट आंकड़े नहीं आ पाते थे। तो 1947 की बात करें, 47 टू 51, तो उस समय ये जो था 274, यानी 1000 बच्चे में 274 बच्चे 1 साल से कम उम्र में ही मर जाते थे। तो ये जो मैं बता रहा हूं कि 1947 से 51 के बीच, चूंकि अक्सर आंकड़े आ नहीं पाते थे, इसलिए मैं एवरेज टाइमिंग देकर बता रहा हूं। तो इस दौरान जो ये था IMR जो था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर, वो कितना था? 274। यानी कि 1000 बच्चे में 274 बच्चे मर जाते थे। प्रतिशत में देखेंगे, यानी 100 बच्चे में कितने बच्चे मरते थे, तो ये हो जाएगा 27.4%। 27.4%, लगभग 27.5 बच्चे मर जाते थे। अब देखना क्या है कि उस समय से 1951 के से लेकर आज तक के समय में क्या हुआ। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये घटा या बढ़ा, ये समझिए पहले कि घटना अच्छा है या बढ़ना अच्छा है। घटना अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं 1000 बच्चे में 274 बच्चे मर जाते थे, तो एक बड़ी संख्या जो था, एक बड़ा प्रतिशत 27.5% बच्चे मर जाते थे। लेकिन ये घट करके अगर 20% हो जाए, 10% हो जाए, 5% हो जाए और 0% हो जाए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये घटेगा कैसे? ये तभी घटेगा जब देश तरक्की करेगा। अब तरक्की का मतलब है कि केवल एक सेक्टर में नहीं कि केवल आय बढ़ जाए, आय के साथ शिक्षा
की भी मैंने बात की, और यहां मैं स्वास्थ्य का बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देख रहे हैं। तो जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ते जाएगा, यानी देश तरक्की करता जाएगा, IMR स्वतः घटता चला जाएगा। तो एक आंकड़ा मैं देकर के समझाना चाहूं, ये 1947 से 51 के बीच में जो 274 बच्चे मर जाते थे, हम 2008 के आंकड़े की बात करें, 2008 में ये घटकर लगभग 49.9 का रिपोर्ट है। तो इसको हम 50 देख सकते हैं, यानी कि 2008 में 1000 बच्चे में 50 बच्चे मर जाते थे, जिनकी उम्र 1 साल से कम हुआ करता था। इसको प्रतिशत में देखेंगे तो ये 5% होता है। और जो करेंट आंकड़ा है 2018 का, जो कि मैं यहाँ 30 लिखा था, 2018 के आंकड़े को अगर देखा जाए तो ये 29.9 है, यानी अप्रोक्स अगर देखा जाए तो ये 30 होता है, यानी कि 3%, यानी 100 में 3 बच्चे मरते हैं। 1000 में 30 बच्चे और 100 में 3 बच्चे मरते हैं। तो नोटिस क्या कर रहे हैं कि आजादी से लेकर के अभी तक में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का घटना देश के विकास को दर्शाता है, मेडिकल फैसिलिटीज का बढ़ना दर्शाता है। अब स्टूडेंट्स, एक और बिंदु रह जाता है, वो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि औसत जीवन प्रत्याशा। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बच्चे जन्म लेते हैं, तो हम उसके बारे में उनके औसत आयु की क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो कितने वर्ष तक जिएगा। आप पीछे के इतिहास को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो बच्चे जन्म लिए वो कब मर जाएंगे, जन्म लेने के साथ मर जाएंगे, 1 साल के अंदर मरेंगे, 5 साल के अंदर मरेंगे, या 10 साल के अंदर मरेंगे। इस कहना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, और इस बीच में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी। कारण इसके पीछे क्या था? जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उस चीज का बहुत अभाव था। लेकिन जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका परिणाम क्या हो रहा है कि इस तरह की मृत्यु, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के कारण जो मृत्यु हो जाती है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो परिणाम क्या हुआ कि एक समय था, जब हम जीवन प्रत्याशा की बात कर रहे हैं, एक समय था, हम 1951 की बात करें तो ये 32 इयर्स था, यानी कि कोई भी व्यक्ति औसतन 32 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे। हालांकि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो 100 साल, 100 साल तक भी जीते थे, 150 साल तक भी जीते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो 5 साल 10 साल की उम्र में भी मर जाते थे। तो इस तरह से हम जब औसत निकाल करके हम देखते हैं तो उस समय के आंकड़े के अनुसार हम क्या पाते हैं कि औसतन जो जीने की आयु थी वो 32 साल थी, जो बहुत कम थी। और अभी जो करेंट डेटा है 2019 का, वो 68.7, 68 साल 7 महीने। कहीं 32 साल था, अब 68 साल हो गए, यानी कि अब लोग ज्यादा जी रहे हैं, औसतन ज्यादा जी रहे हैं। हालांकि मैक्सिमम जो सीमा है वो कम हो गया, लेकिन औसत आयु जो है लोगों की बढ़ी है। इसके पीछे वजह क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना, यानी कि विकास करना, देश का विकास करना। हाँ, इसमें अगर महिला पुरुष के रूप में अगर देखें तो पुरुष का थोड़ा कम है। अगर मेल का देखा जाए तो ये मात्र 67.7 है, और फीमेल को देखा जाए तो ये 70.2 है। यानी कि पुरुष की जो जीने की औसत आयु है वो 67 साल 7 महीने है, जबकि बात करें महिला का तो 70 साल से अधिक है। यानी महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है और पुरुषों की कम है। ये सब पर ध्यान देंगे
क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा था इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन था। इस चीज पर आप लोग गौर करेंगे। और भी कुछ आंकड़े हैं, उस चीज को भी जानना है। जैसे कि मैंने अभी जो बताया था, ये साक्षरता दर 2011 में कितना था, 74.04 था। तो इसमें ये जान लेना है मेल का कितना था, फीमेल का कितना था। ये तो औसत हुआ, मेल का कितना था और फीमेल का कितना था। तो इसमें मेल का 82.14% यानी कि 100 में से 82 लगभग 82 लोग जो हैं वो शिक्षित हैं। और वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो वो 65.46। तो हम पाते क्या हैं कि साक्षरता के मामले में पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से कम है। इसका मतलब है कि देश में पुरुषों की तरक्की जितनी हुई है उतनी महिलाओं की तरक्की अभी भी नहीं हुई है। हालांकि महिलाएं भी इस ओर अग्रसर हैं, वहां भी डेवलपमेंट हो रहा है। और जब इस चीज की चर्चा कर रहे हैं तो फिर एक बार देखना होगा कि पुराने समय में, पहले समय में साक्षरता दर क्या हुआ करता था। तो 1951 का एक डेटा मैं देना चाहूंगा। 1951 में ये 18% था। अभी आप देख रहे हैं 74.04, लगभग 74 आदमी, 100 आदमी में 74 आदमी पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षर हैं। हम एजुकेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, लिटरेट की बात कर रहे हैं। एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड एंड टू बी लिटरेट, देयर इज द डिफरेंस। एजुकेटेड होना, शिक्षित होना, उसका संबंध हायर एजुकेशन से है, जिसमें बड़े बड़े डिग्री मिलते हैं, कॉलेज की पढ़ाई से है। लेकिन मैं यहां पर साक्षरता की बात कर रहा हूं, लिटरेसी की बात कर रहा हूं। तो उसमें वैसे लोग आते हैं जो बेसिक कैलकुलेशन जानते हैं और लिखने पढ़ने जानते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो इस तरह की जो साक्षरता 1991 के रिपोर्ट के अनुसार, 1991 के समय की बात करें तो वो कितने थे, 18%, यानी 100 में 18 व्यक्ति ही शिक्षित थे। और आज के समय में ये 74 हो गया। यानी कि शिक्षा के मामले में भी देश ने तरक्की किया है, देश ने विकास किया है। तो ये तो हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि आर्थिक विकास क्या है। तो जब किसी देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार देखने को मिले तो इसका मतलब है कि वो देश विकास कर रहा है। आज इसमें कोई सुधार नहीं है तो वो विकास नहीं कर रहा है। अब कहीं अगर ये गिरावट आ गया तो इसका मतलब है कि वो उसके पिछड़ेपन को दर्शाएगा। हालांकि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि विकास करने के बजाय पिछड़ रहा हो। सब कोई विकास कर रहा है। कहीं विकास की गति अधिक है, कहीं विकास की गति कम है। तो तेजी से अगर विकास करना है तो इसके लिए तो बहुत कुछ करने होंगे। इकोनॉमिक्स में वो उस चीज का स्टडी हम लोग करेंगे। लेकिन आज के क्लास में इतना ही हम लोग समझे कि आर्थिक विकास क्या है। इसमें जो बिंदु का चर्चा करना था हम लोग आज किए। अगले वीडियो में, चूंकि इस चैप्टर में कुछ बातें रह गई है, इसमें राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और औसत का क्या इंपॉर्टेंस होता है, औसत का हम क्यों प्रयोग करते हैं, वर्ल्ड बैंक के अनुसार थोड़ा सा विकास का क्या पैमाना है, मापदंड है, यूएनडीपी के अनुसार विकास का क्या मापदंड है। हालांकि यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक पर आज के वीडियो में भी मैंने थोड़ा चर्चा किया। तो आज का वीडियो यहां तक ही रहने देते हैं, क्लास को कंक्लूड करते हैं। लेकिन आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है और हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।